नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 सीरीज का 19वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 18 सेट हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है, और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है, और 50 लकी पार्टिसिपेंट को आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, औरैया उत्तर प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। दूसरा है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो जो है पहला और दूसरा दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि जो है औरैया, आंवला और दादरी ये 3 जो है गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं उत्तर प्रदेश में, तो केवल एकमात्र दिया गया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना बरेली दिया गया है, जबकि ये रायबरेली में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में, आपका बरेली में नहीं है, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। दूसरा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला दिया गया है ये आपका सही नहीं है। रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार दिया गया है, गलत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जो कि आपका यह चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में यह स्थित है। चंद्रप्रभा यह सबसे पुराना है, न कि रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये आपका चित्रकूट में है, यह चित्रकूट में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है ये विस्तारित है। यह सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। तो दूसरा तो सही है, इसमें पहला सही नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा।
तो सूची 1 में दिया गया पश्चिम बिहार और सूची 2 में संबंधित जिला दिया गया है। तो सबसे पहला है नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो आपका उन्नाव में पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा पहला, और ये जो है सबसे पुराना जो पश्चिम बिहार है, इसकी जो स्थापना हुई 1984 में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला। वखीरा पश्चिम बिहार, तो आपका संत कबीर नगर में है, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है समान पश्चिम बिहार, तो ये आपका मैनपुरी में है, सी का चौथा हो जाएगा। और लास्ट में है आपका डी पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार, तो ये आपका गोंडा में हो जाएगा, डी का दूसरा। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कर्मा एवं शिला नृत्य खरवार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही हैं, इसलिए सी विकल्प यहाँ सही होगा। 1 2 दोनों। कर्मा एवं शिला ये नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है खरवार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। छोलिया नृत्य ये राजपूतों द्वारा विवाह के उत्सव पर जो है किया जाने वाला नृत्य है। तो दोनों सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जेके मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कानपुर में है, जेके मंदिर फेमस है। लखनऊ में है एक चंद्रिका देवी मंदिर, ये आपका पूछा भी गया एक बार, चंद्रिका देवी मंदिर आपका लखनऊ में है। भृगु मुनि मंदिर पूछा जाता है, भृगु मुनि मंदिर, तो ये महोबा में है भृगु मुनि। तो यहाँ पे जेके मंदिर पूछा गया, ये ऑप्शन सही होगा, कानपुर में है। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में निफ्ट कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायबरेली जिले में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 20% से अधिक लोग रहते हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5% से कम है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका दोनों ही जो है सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। पहला जो दिया गया इसमें कि उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 20% से अधिक लोग रहते हैं, जबकि यहाँ पे 16.51% लोग ही रहते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का 5% से कम है, तो गलत है, जबकि ये देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो दोनों ही सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है, प्रयागराज हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह प्रयागराज है। दूसरे स्थान पे है आपका मुरादाबाद, और तीसरे स्थान पे देखा जाए तो गाजियाबाद होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो है गौतम बुद्ध नगर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों को देखा जाए गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे आएगा, और दूसरे स्थान पे आ जाएगा महोबा, तीसरे स्थान पे आ जाएगा हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देश के औसत जनघनत्व से अधिक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 की वृद्धि हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देखा जाए तो है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का जनघनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देश के औसत जनघनत्व से अधिक है, तो बिल्कुल सही है। भारत का जनघनत्व 382 है और उत्तर प्रदेश का है 829, तो अधिक है ही। फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 की वृद्धि हुई है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
तो दोनों ही कथन सही हैं यहाँ पे, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, और दूसरा, यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट भी है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 5.7%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के अनुसार देखा जाए तो राज्य की बेरोजगारी दर जो है 5.7% थी, जो कि देश की औसत बेरोजगारी दर जो है वह 5.8% के बराबर ही है। देश की पूछा जाए तो यह बेरोजगारी दर जो है 5.8% है, वहीं उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर जो है 5.7% है, जो कि लगभग बराबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, संगठित सेक्टर में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, और दूसरा, इस सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। तो कौन सा इसमें सही है? तो दोनों सही हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। संगठित सेक्टर क्या होता है? तो संगठित सेक्टर जो है, जिस सेक्टर में सारी गतिविधियाँ एक सिस्टम से होती हैं और वहाँ पर कानून का पालन होता है, उसे हम संगठित सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, उन्हें देश और उद्योग की प्रचलित परिपाटी के अनुसार मजदूरी मिलती है, और उन्हें सरकार की नीतियों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, लीव एंटाइटलमेंट, मेडिकल बेनिफिट और बीमा, ये सभी मिलता है। और यहाँ पे इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, विश्व बैंक के अनुसार जहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,056 या उससे अधिक है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और दूसरा, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपका केवल एक सही है, दूसरा जो है गलत है। तो सही पूछा गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। जिन देशों की अर्थव्यवस्था कि आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, उन्हें हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,056 या उससे अधिक है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जापान, ये सभी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। भारत जो है विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, तो दूसरा यहाँ पे इसलिए गलत है। तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मात्रात्मक वृद्धि है, दूसरा, इसे मापा नहीं जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा जो दिया गया कि इसे मापा नहीं जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। तो बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। आर्थिक समृद्धि जो दिया गया यहाँ पे, तो यह जो है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें हम जो है माप सकते हैं, और ऐसे परिवर्तनों को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। और आर्थिक विकास जो है आर्थिक समृद्धि से संबद्ध परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन और मानवीय सरोकारों जैसे कारकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो है यह आर्थिक विकास कहलाता है। तो इसे जो है मापा नहीं जा सकता है, ये आपका सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। आपसे पूछा गया था इसमें से कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, और दूसरा, यह आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अभी आपको बताया गया आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं, जो कि भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और दोनों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। और दूसरा है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में COR का अधिक होना लाभदायक होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो दूसरा दिया गया ये सही नहीं है। दिया गया इसमें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में COR का अधिक होना लाभदायक होता है, ये गलत है। COR का कम होना लाभदायक होता है, ना कि अधिक होना। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही है। यहाँ पे यदि हम बात करें जो है पूंजी उत्पाद अनुपात का, तो उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। और दूसरा जो है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में COR का कम होना यह लाभदायक और प्रगतिशील होता है, जबकि यहाँ अधिक दिया गया है। तो केवल एक सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की आयाम है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है मानव विकास ही जो है सभी आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य है, जहाँ पर आर्थिक समृद्धि को सामान्यतया सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में पाया जाता है। वहीं पर मानव विकास की माप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कई आयाम हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, तो UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो UNDP ने 1990 में जो है प्रकाशित अपनी पहली जो SDR रिपोर्ट था मानव विकास सूचकांक की संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी 1990 में। और मानव विकास सूचकांक यह मानव विकास की एक माप है। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों की यह माप करता है, जो कि इसमें पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष या शिक्षा के औसत वर्ष, और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो तीनों ही सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, दूसरा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी सही है। तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित होता है। तो इसमें आपका सम्मिलित होता है NNP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे GDP कहते हैं, तो GDP बराबर हो जाएगा आपका जो NNP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 GS क्वेश्चन का 19वां सेट। इसके पहले 18 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।